ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी चर्चा आज हमने की कि आखिर जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उनकी निजता किस हद तक होनी चाहिए या सार्वजनिक जीवन के लोगों को निजता का कुछ अंश मिलना चाहिए। इस पर आज बड़ी अच्छी चर्चा यहाँ पर हमारे बीच में हुई है। अब हम सीधे आएंगे कि आखिर समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन इन सब के समाधान क्या हो, लोगों के सुझाव क्या हैं, हम सीधे इस पर आएंगे। जी, हम ये चाहते हैं कि फर्जी इनकाउंटर जैसी बातें जो राजस्थान में हो रही है, उन अपराधियों को सजा भी मिलनी चाहिए जो फर्जी इनकाउंटर हुआ। और दूसरी बात ये, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो विकास बिल्कुल जिंदा है, मुझे लग गया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का जो विकास हुआ है उसकी तो जनता चुनाव में मुद्दा सामने आएगा। वो विकास कितना हुआ है, वो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। चलिए आपके पास सीधे इधर आऊंगा। मेरा सुझाव तो ये कि राजस्थान में जो भी सरकार हो, बीजेपी या कांग्रेस हो, उसका जो सीएम का दायित्व ये बनता है कि जनता जो वोट देती है क्या उम्मीद पर देती है। जनता को विकास चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, गरीब को खाने के लिए 2 टाइम की रोटी चाहिए। आज राजस्थान की सरकार में क्या हुआ है जनता को मालूम। उनके मंत्री को आज बोलने की तमीज नहीं। कोई मंत्री गलत काम कर रहा है, कोई मंत्री एक गरीब लड़के से मारपीट कर रहा है। क्या मंत्री का दायित्व है ये? मैं निवेदन करना चाहता हूं गहलोत साहब से कि ये सब चीजें आरोप छोड़ दीजिए। जनता ने जो वोट दिया है, आपको पार्टी चुनिए। जनता विकास चाहती है, राजस्थान का युवा रोजगार चाहता है। निजता की भी बात करें, जिस विषय पर आज हम डिबेट कर रहे थे, इसमें ये कि केवल जो सीडी बनती है, इसमें एक प्रकार तो जो लोग पैसे में जो टिकट लेके आते हैं, एक सीडी में लोग टिकट की उम्मीद बनाते हैं। ये सीडी है, गलत भी होती है, सही भी होती है। इसलिए नेता को अपनी छवि सुधारनी चाहिए और अगर अपन सही है तो अपना कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने सार्वजनिक जीवन में ईमानदार रहना चाहिए। इधर से और कोई सुझाव? सीधे आएंगे। जी आशीष जी, मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूँ। इस भारत देश में राजनीति इतनी हावी है कि वो किसी मुद्दे पर बात करने के लिए राजी नहीं। अभी ताजा उदाहरण आप देख रहे थे, सुमन जी कह रही थी कि भाजपा वाले तो फोन फिल्म देख रहे थे, आपकी तो फिल्में आ रही है, सुशील जी कह रहे थे आपकी फिल्म आ रही थी। तो ये जो राजनीति का सिलसिला है, मैं समझता हूँ ये बंद होना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर राजनीति से हटकर इस पर एक प्रत्यक्ष और आक्षेप लगाने की जो परंपरा है वो जारी रहनी चाहिए और ऐसे मुद्दों का विरोध करना चाहिए। मेरी सुशील जी से ही मांग है और सुमन जी से भी मांग है कि जो समाज में इस तरह के अनैतिक कार्य हैं, इनका पार्टी से हटकर इसका विरोध होना चाहिए। और ये वही नेता, मैं आशीष जी में निवेदन करना चाहता हूं कि जयराम रमेश पूर्व में कुछ दिनों पहले केंद्र के जो बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं वो मंचों पर ये कहते हैं कि हम गांधी के सिद्धांतों को अपनाते हैं और खादी को अपनाते हैं, और वही केंद्रीय मंत्री कुछ दिनों पहले सूत की माला से जूते साफ करते नजर आए। तो मैं समझता हूं जो कथनी और करनी में फर्क है, इसमें सुधारात्मक परिवर्तन होने चाहिए। इनका सुझाव है कि जो कथनी और करनी सार्वजनिक जीवन के लोगों की है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दलों को कभी भी नैतिकताओं के सवालों पर समर्थन में नहीं खड़े होना चाहिए। इनका सुझाव है। जी इधर से सीधे आएंगे हम अमित के पास। अमित हमारे साथ हैं। अमित का विषय भी हम लेंगे और सुझाव भी हम लेंगे। अमित जी, सार्वजनिक जीवन में आता है तो जो जिस स्तर से वो शुरू करता है, जिस दिन से वो शुरू करता है, उसकी जो सोच होती है, जो वो करना चाहता है, उस लेवल पर काम करे, ना कि वो अपने निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन कर सकते। तो ये कहेंगे कि जो भी आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हो वो साफ और ईमानदारी से, और जो कहते हैं वही करें। उस चीज़ हम अभिमन्यु के पास आएंगे। अभिमन्यु, कुल मिलाकर आपका सुझाव भी लेंगे, जो इन्होंने कहा उसी बात को भी हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्या, क्योंकि ये सवाल बार बार खड़े होंगे। अब राजनीति जिस राह पे चल रही है, रोज सवाल उठेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इसमें एक बात जो मैंने पहले कही वही दोहराऊंगा कि राजनीति में आदर्श एक व्यक्ति को मान के, एक व्यक्ति को, एक संस्थान को या एक विचारधारा को आदर्श मान के अगर आगे बढ़ेगी कोई, तो उसके बाद में ऐसी कभी आरोप और ऐसी गंदी नीच हरकतें कभी नहीं होंगी राजनीति में। और एक और बात, जहाँ तक अभी मीडिया के बारे में आई कि मीडिया इसको उछाल रहा है, देखिए जहाँ और कोई इशू नहीं होगा, अगर कोई विकास का इशू हो तो मीडिया विकास को भी उछाले, लेकिन 3 साल से विकास तो हुआ नहीं, तो इससे और किसी इशू को मीडिया उछाल नहीं सकता। हमने बात करी निजता की और वो बात पहुंच गई बजट तक। बजट से तो इनके प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान जी खुद चिंतित हैं। दूसरी बात आई कि तिहाड़ जेल की, जहाँ हम बात कर रहे थे निजता की और फर्जी एनकाउंटर की बात हो रही थी। इसमें एक और बात कहूँगा, आज तिहाड़ जेल में यूपीए की कैबिनेट मीटिंग हो सकती है, इतने मंत्री वहां बैठे हैं। इसलिए हमें जो विषय है उस पर हम चलते रहें, जिस विषय को जनता सुनना चाहती है उस विषय पे हम बात करें। विकास हो, सब कुछ हो, लेकिन ये तभी होगा जब कोई आदर्श किसी को मान के उस आदर्श के पीछे हम चलेंगे। राजनीति में आदर्श तय करने होंगे। सीधे हम आएंगे। निशा जी, क्या लगता है? सुझाव भी आपका लेंगे और
क्या आप कहना चाहेंगे कुल मिलाकर, जिस जो लोगों के लिए भी हो? मीडिया इसी तरह से दबंगता से लगा रहे तो मुझे लगता है कि ये जो सबके चरित्र उजले उजागर हो रहे हैं, जैसे भी हैं, तो वो मतलब हम बिल्कुल रिन की तरह, हाँ, बिल्कुल वो सफेद शर्टें चमका उजाला की चमक आनी चाहिए। तो वो तभी आएगी जब आप लगे रहेंगे, सजग रहेंगे, और नेताओं को भी अपने संभल जाएंगे, वो समझ जाएंगे। राजीव जी, कैसी छड़ी आप लेके घूम रहे हैं तो ज्यादा दिन ये सीढ़ियां चलने वाली नहीं है, तो सुधर जाएंगे, सुधरना भी चाहिए उनको। चलिए, जनता भी खड़ी हुई है, मीडिया भी खड़ा हुआ है। राजीव जी क्या कहेंगे, सुझाव क्या है? मैं तो निजता का सम्मान तो मैं करता हूँ, लेकिन निजता और सार्वजनिक जीवन के बीच में एक बहुत हल्की सी रेखा रह गई है, और मुझे लगता है कि इन दलों के नेतृत्व को ये मूल्यांकन करने का अवसर आ गया है, क्योंकि ये इमेजेज अच्छी नहीं जा रही। मुझे जो लग रहा है ना, मैं चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि इसके वजह से समूचे लोकतांत्रिक ढांचे के भविष्य को आप जनता के सामने खतरे के अंदर बांध रहे हैं। ऐसा ना हो कि लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठने लगे, क्योंकि नेतृत्व से उठने वाला विश्वास अंततः लोकतंत्र में हमारे अविश्वास को उत्पन्न करेगा। इस खतरे को अगर ये दल भांप लेते हैं और उसके आधार पर निजता का सम्मान करते हुए सार्वजनिक जीवन में उसी गरिमा को स्थापित करने की कोशिश करें जो स्वाधीनता संघर्ष और उसके बाद में रही है, तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान न केवल हो सकता है बल्कि लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत हो सकता है। मेरी इन दलों से दरखास्त है। शायद राजीव जी एक बड़ी समस्या है वो, जो मैं ही कहना चाहूँगा कि शायद जिस संघर्ष के बाद राजनीति की एक पूरी पीढ़ी हमारे सामने आई थी, जिस स्वतंत्रता संघर्ष को झेलकर पीढ़ी सामने आई थी, उसका चरित्र कुछ और था। उसके बाद जो पीढ़ी आई है वो थोड़ी इजी पीढ़ी आई है, तो वो जो संघर्ष से निकलकर नेता बनने की आदत है वो कहीं कम हुई है। सुमन जी क्या लगता है, आपका सुझाव क्या है? देखिए, मैं एक दो बात का जवाब बहुत गंभीरता से देना चाहूँगी, उसके बाद मैं मुद्दे की बात पे आऊँगी कि मैंने स्टार्टिंग में ही इस बहस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की। मैंने बराबर ये कहा कि ये जो हो रहा है वो उचित नहीं है। शायद मेरे पीछे बैठे भाई को समझ में नहीं आई मेरी बात। मैंने कहीं समर्थन नहीं किया कि जो गलत कर रहे हैं उनको पार्टी के रूप में मैं सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे बहस का ये उद्देश्य नहीं था, शायद उन्होंने मेरे बहस को सुना नहीं। कहने का मतलब कुल मिला के राजीव जी भी बोले, सुशील जी ने भी कहा, अभिमन्यु ने भी कहा, निशा ने भी कहा। निशा अपनी पार्टी की बात करी थी कि वामपंथी बड़ी सुचिता और सचरिता की बात करती है, ऐसा है नहीं। वामपंथियों की बात करी, वामपंथियों की, जो भी वामपंथियों की बात जहाँ तक है, इन्होंने अभी राज का स्वाद चखा नहीं है, थोड़े से राज्यों में है, इसलिए अभी इनके कैरेक्टर सामने नहीं आए हैं। तो इनकी बातों में यही समाप्त करूंगी, इनकी बात का जवाब दे दिया। जब ये भी सीन में आएंगे तो बहुत सारे किस्से आएंगे, तब मत होता है ये तभी सीन। देखिए, जो पार्टी आज कांग्रेस इतनी बदनाम क्यों है, 60 साल से शासन कर रही है, इसलिए इतनी ज्यादा बदनामी के किस्से तिहाड़ तक पहुंच गए, जेल में सब पहुंच गए, तो ये किस्से धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और राजीव जी की बात का जवाब देना चाहूंगी मैं, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए। राजनीतिक दलों को चिंतन करना चाहिए, हम लोग भी बहुत चिंतित हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहे इसकी चिंता हम लोगों को भी है। लेकिन देश की यदि आज परिस्थिति आप देखेंगे कि हम अच्छे अच्छे सेमिनार में डिबेट करते हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं, लेकिन जब नेताओं का चयन करना होता है, क्योंकि हमारे पास नो वोट का पावर नहीं है, बुरा है तो बहुत बुरा और उससे कम बुरे को चुनना है, लेकिन वोट देने में जो हमारा एलीट क्लास है वो लोग वोट कास्ट नहीं करते। हम चुन के किन के द्वारा आते हैं, हम गुंडे, मवाली, कच्ची बस्ती, एलीट क्लास जो लोग नहीं है, जो समझने वाले नहीं है, वो लोग चुनते हैं। अगर आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज हमारा, तो किसी कच्ची बस्ती में हमारा 89% वोट होता है, और शहरी बस्ती में अगर सिविल लाइन में आप चले जाएं तो हमारा 30% भी नहीं होता है, मैंने बिलो 10-12%। तो हम जिनके द्वारा चुने जाते हैं, जिस प्रकार के दल मैंने लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो फिर हमारे कृत्य ऐसे होंगे ही, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करते हैं। और जो सिर्फ बातें करते हैं वो वोट नहीं करते हैं, वो वोट नहीं करते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर पढ़े लिखे लोग वोट करने लगे तो देश का भविष्य भी बदलेगा और अच्छे नेता भी चुन के आएंगे। केवल बातों से देश नहीं बदलेगा, मेरा ये कहना है। उनका सुझाव कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, सुचिता तो अपनानी पड़ेगी। उनका सुझाव है कि अपना वोट दीजिए, अपना नेता चुनिए, लेकिन वोट देने जरूर जाइए, क्योंकि हम बातें बहुत करते हैं लेकिन जब चुनने का टाइम आता है हम नहीं चुन पाते। सीधे सुशील जी आपका सुझाव लेना चाहेंगे? चलिए राजीव जी, मैं बिल्कुल एक बात जरूर कहूंगा। बिल्कुल, जो कच्ची बस्ती और उसके ऊपर टिप्पणी है ना, उसके बाद उन्होंने अपना चेंज कर दिया था। उस टिप्पणी पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं ना, उन्होंने विकास को मोनोपोलाइज कर रखा, उनके हाथ में विकास है। गंदी बस्ती वाले या कच्ची बस्ती वाले या गरीब
इसलिए वोट देने ज्यादा आते हैं क्योंकि उनके पास विकास नहीं पहुंचा है और वो आपसे चाहते हैं कि विकास का नजारा उनके सामने उम्मीद में वो मतदान केंद्र तक आते हैं। सुशील जी, मेरा ये सुझाव है, जो अभी चर्चा हम लोगों के बीच में हुई है, कि पहले तो मैं एक बात का जरूर देना चाहूँगा। जो सुमन जी ने बात कही है, गुंडे मवाली कच्ची बस्ती के लोग वोट डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये जो आपने कहा है, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो लोग वोट डालते हैं वो जागरूक हैं, और भारत का मतदाता विश्व में सर्वाधिक सक्रिय मतदाता है, और सबसे कम प्रतिशत में उसका वोट रिजेक्ट होता है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो गरीब है, लेकिन वो ही तय करता है कि उसको विकास चाहिए, उसको देश में आगे बढ़ना है। और जो लोग विकास की मुख्य धारा में आ गए हैं, वो अपने घरों में ऐसी कमरों में सो रहे हैं। उसके लिए जिम्मेदारी वो उन लोगों की खुद की है जो फैसले करने में शामिल हैं और वोट डालने में शामिल नहीं है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ेगा। और राजनीति में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आज भी हैं। अशोक गहलोत जैसा साफ सुथरा और चरित्रवान नेता हमारे बीच में है, गांधीवादी विचारधारा का, साधारण परिवार से उठकर आया हुआ नेता हमारे बीच में है, जो कई बार सांसद बने, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमारे पार्टी में इस तरह का कोई अकाल नेताओं का नहीं है। एक से एक अच्छे नेता, एक से एक बड़े नेता, बिल्कुल एक से एक आदर्श मानने वाले नेता है, जिनको मान के आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। वो अपने आप में एक उदाहरण है, और जिस तरह राजस्थान के विकास में उनकी भूमिका है, वो किसी से छुपाई नहीं छुप सकती। और जो जिस तरह किए हुए विकास में राजस्थान को आगे ले जाने में, वो सबके सामने है। चलिए, सुझाव के साथ कुछ थोड़ी बहुत राजनीति भी सबके साथ हो गई है। ठीक है, राजनीतिक लोग हैं, मंच भी है, तो राजनीति की बातें होना लाजमी है। लेकिन कुल मिलाकर जिस विषय पर आज हमने चर्चा की, उसमें एक बात जरूर निकल कर आई कि जब आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं, तो निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों के बीच में एक बहुत पतली सी, महीन सी रेखा है, जो हमको भी तय करनी है कि आखिर कहाँ तक लांघनी है और कहाँ तक नहीं लांघनी। लेकिन एक विषय जरूर है कि क्योंकि आपका सार्वजनिक जीवन है, इसलिए निजी जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए बार बार निजता के सवाल जो है वो नहीं खड़े होने चाहिए। क्योंकि जब आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो अपना निजी जीवन त्याग कर रहे हैं। आज हमने चर्चा की और इस चर्चा में यही सब बातें निकल कर सामने आई। आज फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।